तो सही। हाँ गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं राकेश कुमार और आर के केमिस्ट्री क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 है केमिकल काइनेटिक्स। इसको लेके हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे, मतलब आपका बोर्ड का पूरा काम हो जाए उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो सभी बच्चे केमिकल काइनेटिक्स हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपको दो चीज़ें दिख रही है, एक तो दिख रहा है आपको केमिकल और दूसरा दिख रहा है काइनेटिक्स। तो केमिकल का मतलब तो हमने आपको पहले भी बताया है, सेकंड चैप्टर में भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिकल का मतलब है केमिकल रिएक्शन। क्या मतलब है केमिकल का मतलब? रिएक्शन है, समझ में आ रही बात। और काइनेटिक्स का मतलब है रेट। एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक। काइनेमेटिक्स में तो क्या होता है बताइए? हाँ, फिजिक्स, मोशन होता है। और काइनेटिक्स में मोशन नहीं होता, मोशन सब में होता है। फिर क्या डिफरेंस है काइनेटिक्स में और काइनेमेटिक्स में? काइनेमेटिक्स में पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज होगी। यहाँ पे रिएक्शन की पोजीशन चेंज नहीं हुई, रिएक्शन में जो भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी। आ रही बात समझ में? तो हम इसमें क्या करेंगे, रिएक्शन की रेट के बारे में पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स की। तो डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले। इंट्रोडक्शन में हम डेफिनेशन किसकी ब्रांच है बताओ? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच, लिखो, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री in which we study about the rate of reaction. We study about the rate of reaction. एंड करके लिखेंगे एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की रेट के बारे में भी देखेंगे और रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में भी देखेंगे कि रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी। लिख लिया? अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, लिख लो, इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो भाई रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो होने या नहीं होने के बारे में कौन बताएगा? थर्मोडायनामिक्स बताएगा। कौन बताएगा? थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स में भी जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी बताएगी? डेल्टा जी बताएगा। और डेल्टा जी का मतलब है गिब्स फ्री एनर्जी बताएगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी अपने पास कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? पाथ फंक्शन है, स्टेट है? स्टेट फंक्शन। पाथ फंक्शन कहाँ से? पाथ फंक्शन में दो ही चीज़ें आती है, एक तो वर्क और एक हीट। बाकी सभी स्टेट फंक्शन है। स्टेट के अकॉर्डिंग उनकी क्या होगी? वैल्यू चेंज होती है। समझ में आ रही बात? और रिएक्शन किस डायरेक्शन तक होगी, फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी, उसके बारे में कौन बताएगा? उसके बारे में बताएगा इक्विलिब्रियम। कौन बताएगा? इक्विलिब्रियम। फिर होगी तो किस रेट से होगी, इसके बारे में कौन बताएगा? केमिकल काइनेटिक्स। भाई किस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं या प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहे हैं, ये बताएगा केमिकल काइनेटिक्स। तो समझ में आ गई बात? तो ये चैप्टर तभी समझ में आएगा तब आपको थर्मोडायनामिक्स आती है, इक्विलिब्रियम आता है, तो ये समझ में आएगा। अब वो आपको नहीं आता है तो भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, समझ में आएगा। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले यहाँ नोट डाल के एक पॉइंट और लिख लीजिए। इट आल्सो नोन एज ए मोलिकुलर डायनामिक्स। ये कौन सा डायनामिक्स है? मोलिकुलर डायनामिक्स। इट इज आल्सो नोन एज मोलिकुलर डायनामिक्स। It is also known as
मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स। मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स का मतलब समझ में आता है, मतलब मॉलिक्यूल्स में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन चेंज होगी। डायनेमिक का मतलब है चेंज रहेगी, स्टैटिक कंडीशन में रहेगी नहीं रहेगी, चेंज होगी तो क्या बोलेंगे इसको, मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स बोलेंगे। और जो किस पे डील करती है, रेट ऑफ रिएक्शन पे डील करती है। तो ऐसे लिख लो, एज इट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, एज इट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, एज इट डील्स with the rate of reaction, with the rate of reaction, rate of reaction या chemical reaction, इनकी बातें ये आपको समझ में आ रहा है ना। मॉलिक्यूलर तो समझ में आता है, मॉलिक्यूलर का मतलब है कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मॉलिक्यूल्स के कोफिशिएंट। कैसे इधर देखो, जैसे ये कोई रिएक्शन है जिसमें कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, t बराबर 0 टाइम की बात करूं तो यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में मान लिया कि यहाँ पर रिएक्टेंट के मोल 100 थे, क्या थे 100, तो प्रोडक्ट क्या रहेगा 0 रहेगा, हमने लेट किया है 100। आफ्टर सम टाइम इसमें से क्या होंगे, कुछ मोल कंज्यूम होंगे, तो 100 में से सपोज किया मैंने कि t टाइम पर इसमें से 10 मोल क्या होंगे कंज्यूम होंगे, तो जितने ये कंज्यूम होंगे उतने ये बनेगी, क्योंकि इसका और इसका कोफिशिएंट सेम है। अगर इसका कोफिशिएंट 2p होता तो यहाँ पे डबल बनते, समझ में आ गई बात। अगर ये 10 जाता तो ये 20 बनते उस हिसाब से, क्योंकि कोफिशिएंट का डिवाइड होगा तो वो अपने आप इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वो धीरे धीरे समझ में आएगा। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, एट द कंप्लीशन टाइम पर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरा 100। तो आप सोच रहे होंगे कि जो टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट के जो मोल हैं वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। पहले 100 था, फिर 90 हो गया, फिर 0 हो गया। तो टाइम के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो मोल पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि कंसंट्रेशन होती है मोल अपॉन वॉल्यूम, और ये पूरी रिएक्शन का वॉल्यूम तो सेम है, पूरा रिएक्शन सेम वॉल्यूम v वॉल्यूम मिक्सचर में क्या है रखा गया है। तो वॉल्यूम सेम है तो किस पे डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन, मोल पे डिपेंड करेगी, करेगी ना। अरे आवर ऑल रिएक्शन मिक्सर का वॉल्यूम v है, वो सभी केस में सेम है, तो कंसंट्रेशन मोल पे डिपेंड करेगी। तो टाइम के अकॉर्डिंग मोल क्या हो रहे डिक्रीज हो रहे, तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की क्या रहेगी डिक्रीज होगी, और प्रोडक्ट की टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगी। आ रहा है बात समझ में, ये कंसंट्रेशन और टाइम का कर्व। अब किस पर्टिकुलर टाइम पे क्या इंक्रीमेंट हुआ क्या डिक्रीमेंट हुआ कंसंट्रेशन के बारे में वह बताएगा, रेट बताएगा। कौन बताएगा, रेट, क्योंकि रेट पढ़ेंगे भी, रेट में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, क्योंकि रेट में हमने आप फिजिक्स में पढ़ा है, तो फिजिक्स में क्या पढ़ाते हैं, रेट फिजिक्स में पढ़ाते हैं। बताओ फिजिक्स में रेट क्या होती है, डिस्प्लेस अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही रेट। अब यहाँ पे रिएक्शन ऐसे तो थोड़ी होगी भाई, रिएक्शन पहले यहाँ थी फिर रिएक्शन 5 मीटर चल गई, ऐसा नहीं होगा ना। रिएक्शन तो चलती थोड़ी है, रिएक्शन में तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो कंसंट्रेशन लिखा जाता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर अपॉन टाइम या यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट। चेंज इन कंसंट्रेशन भी क्या है, रेट है। समझ में आ गई बात, क्योंकि चेंज लगा दिया तो उसका मतलब है कि डिवाइड में टाइम है। तो इतना समझ में आ गया। अब ये सब चीजें पढ़ेंगे, अब रिएक्शन कैसी होगी कैसी नहीं होगी ये आपको आइडिया लग गया ना, लग गया तो ये आप बना सकते हो, नहीं तो ये अभी बाद में देखेंगे, बाद में बनाना है इसको सिस्टम से। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बता रहे हैं भाई, आप तो बता दिए हमारे को कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये आपके समझ में आ गया रिएक्शन होगी या नहीं होगी। उसके बारे में कौन बताएगा, रिएक्शन होने या नहीं होने के बारे में कौन बताएगा, बताइए। थर्मोडायनेमिक्स, कौन बताएगा, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स 11th क्लास का चैप्टर नंबर 5th है, 5th चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स में भी कौन सा फंक्शन बताएगा, डेल्टा जी। डेल्टा जी का मतलब होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। आपको हमने पढ़ा के आया अभी कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है,
लेस देन 0 होती है या बोल सकते हैं नेगेटिव होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। रिएक्शन अकर स्पॉन्टेनियस, अपने आप होती है, किसी एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। समझ में आ रही बात? तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए तो ये रिएक्शन क्या होगी? हाँ, अपने आप होगी। तो डेल्टा जी ये बताएगा कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। अब तुम्हारे को इस चैप्टर को किससे लिंक किया जा सकता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? -NaE सेल होती है। तो आपको इसे भी पूछ सकते हैं कि रिएक्शन होने या नहीं होने के बारे में ई सेल कैसे बताएगा? ई सेल क्या होना चाहिए? ई सेल ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होगा तो ही रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस का मतलब है अपने आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे, किसी एक्सटर्नल सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, न तो कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, न कोई मशीन की रिक्वायरमेंट है, न फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है, अपने आप जाएंगी। समझ में आ गई बात? अपने आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ये अपने आप होगा, ऐसा नहीं है इसमें भाई कुछ चीज़ें हमने अब मिलाई है बाहर से, क्या एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, अपने आप होता है। अपने आप होता है ना, रिएक्शन कराते हैं तो ये बताएगा, डेल्टा जी बताएगा थर्मोडायनेमिक्स, और बाद में थर्मोडायनेमिक्स को यहाँ से हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिंक कर दिया तो ई सेल बताएगा। अब दूसरी बात की पता चल गया कि रिएक्शन होगी। अब रिएक्शन होगी तो किस सीमा तक होगी, किस लिमिट तक होगी? लिमिट के बारे में कौन बताएगा? लिमिट के बारे में इक्विलिब्रियम बताएगा। कौन बताएगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम रिएक्शन की लिमिट बताएगा। लिमिट का मतलब है कि आगे होगी या पीछे होगी, फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड होगी, उसके बारे में इक्विलिब्रियम बताएगा। और इक्विलिब्रियम में भी कौन बताएगा? बताइए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन बताएगा? केसी बताएगा। कौन बताएगा? केसी। केसी को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कोई सी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? सपोज करो कि हमने ये रिएक्शन लिखी है, A B B gives CC at DD। तो इसके लिए केसी कैसे लिखेंगे हम? केसी ऐसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट लगाएंगे डी, और डी का कोफिशिएंट ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और नीचे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ऐसा लिखा जाएगा। अब यहाँ पर केसी की वैल्यू आएगी ना वैल्यू। अब केसी की वैल्यू अगर 10 की पावर 3 से ज़्यादा आती है कि इफ केसी इज ग्रेटर देन 10 की पावर, केसी की वैल्यू इससे ज़्यादा है तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। समझ में आ गई बात? और केसी की वैल्यू अगर इससे कम आती है 10 की पावर 3 से तो किधर जाएगी? बैकवर्ड, रिवर्स आएगी ना, -3 के केस में क्या आएगी? बैकवर्ड आएगी। केसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 10 की पावर -3 से अगर कम है तो किधर आएगी सर? बैकवर्ड आएगी। समझ में आ रहा है? अगर सपोज करो कि इनके बीच में है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी। अगर 10 की पावर -3 से तो ज़्यादा और इससे 10 की पावर 3 से कम है तो रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन एट न तो फॉरवर्ड जा रही है न बैकवर्ड जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि रिएक्शन में रिएक्टेंट जिस स्पीड से प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट उसी स्पीड से रिएक्टेंट में चेंज, तो अपने को ऐसा लगेगा कि कंसंट्रेशन क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड थी और यहाँ पर रेट ऑफ बैकवर्ड थी, और इस केस में क्या हो गया? रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ, तो ये रेट का और किसका ग्राफ है? रेट और टाइम का ग्राफ है। ये कंसंट्रेशन टाइम का नहीं है, कंसंट्रेशन टाइम का बनाएंगे तो ऐसा बनेगा भाई, यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की इंक्रीज होगी। एक ऐसा टाइम आएगा जिसके बाद दोनों की कंसंट्रेशन लगभग सेम हो जाएगी, पैरेलल, तो उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। जब ये पैरेलल बराबर होना स्टार्ट हो जाएंगे, समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? ये वाला इक्विलिब्रियम। आ रहा है ना समझ में? और यहाँ पर इक्विलिब्रियम कौन सा है? ये वाला। ये भी समझ में नहीं आया तो इधर देख लीजिए, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट।
अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो इक्विलिब्रियम पॉइंट की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बताइए आप कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट जिस पर कंसंट्रेशन, जिस पॉइंट के बाद कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि रेट सेम होगा ना। कहाँ पे इस पर कहाँ से सेम होगी? इधर देखो रेट होता है, यहाँ पर रेट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे होता है रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ, तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड सेम हो गया। निकालो आप, देखा निकाला नहीं आता आपको रेट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो कहाँ पे सेम हो जाएगा? यहाँ के बाद सेम हो जाएगा, यहाँ है इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसके बाद इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसके बाद कंसंट्रेशन देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ये। तो ऊपर लिखेंगे हम कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, टाइम को कितना भी बढ़ा रहे हैं कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वही तो इक्विलिब्रियम है। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे शिफ्ट होगा, आप देखना किताब में अच्छे से, कंसंट्रेशन टाइम के केस में इक्विलिब्रियम ये है, और ये हमने रेट और टाइम के केस में लिखा है। तो इक्विलिब्रियम कौन सा है? ये वाला पॉइंट है। समझ में आ गई बात? अब इक्विलिब्रियम से पता चल गया, आ गया समझ में इक्विलिब्रियम। उसके बाद में रिएक्शन कोटेंट भी बताता है। अगर रिएक्शन कोटेंट की वैल्यू, रिएक्शन कोटेंट टी टाइम पे डिफाइन होता है, उसको बोलते हैं रिएक्शन कोटेंट को QC, वह टी टाइम पे डिपेंड होता है। इस पे टी टाइम पे इसको बोला जाता है रिएक्शन, क्या बोला जाता है? रिएक्शन कोटेंट। अगर रिएक्शन कोटेंट की वैल्यू टी टाइम पर, जो रिएक्शन कोटेंट की वैल्यू है वह कम है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी। समझ में आ रही बात? क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ये बोलना चाह रहा हूँ, इसको देखते हुए अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पर QC की वैल्यू कम है, KC की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि KC तो डिपेंड इक्विलिब्रियम पे होगा ना, तो ज्यादा तो रिएक्शन किधर जाएगी बताइए? फॉरवर्ड। अगर QC ज्यादा हो जाए KC से तो रिएक्शन बैकवर्ड, और दोनों इक्वल हो जाए तो बताइए इक्विलिब्रियम। आ गया समझ में? तो QC रिएक्शन कोटेंट है which is defined at T time, which is defined as T time। T time मतलब है पर्टिकुलर हर टाइम पे डिफाइन होता है। यहाँ पर हम तो KC लिखा है, ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये ऐसा कांस्टेंट है जो हर पर्टिकुलर टाइम पर किसकी वैल्यू देता है? रिएक्शन के कांस्टेंट को बताता है। जैसे T = 1 पर भी बता सकता है, 1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे। इसकी वैल्यू आपको गिवन दे रखी होगी क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, गिवन होगी तो ही निकाल सकते हैं। टाइम भी पता होनी चाहिए, और क्या पता होनी चाहिए? कंसंट्रेशन भी पता होनी चाहिए, तो ही निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। समझ में आ रही बात? तो लिख लो ये रिएक्शन कोटेंट विच इज डिफाइंड एज पर्टिकुलर टाइम ऑफ रिवर्सिबल इक्वेशन, ऑफ रिवर्सिबल इक्वेशन। आ गया समझ में? फॉरवर्ड बैकवर्ड का समझ नॉलेज आ गया ना। अब आगे भागेगी, पीछे भागेगी। अब भागने के बाद रेट डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे? रेट। सबसे पहले क्वेश्चन ही ऐसे आ जाए, रिएक्शन ही नहीं हो रही है, तुम रेट निकाल रहे हो, तो गलत है। फिर आप ऐसे बोलेंगे कि रेट 0 है, रेट बता ही नहीं सकते, रेट इज नॉट डिफाइंड। अगर डेल्टा G पॉजिटिव आ रहा है, तुम रेट निकाल रहे हो, तो गलत काम कर रहे हैं। क्या बताओगे? रिएक्शन हो रही नहीं है, किसे बताए रेट? हाँ, क्या बता दोगे? नहीं बताएंगे। समझ में आ रही बात? रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आपको रेट पूछे तो बताने की जरूरत नहीं है कि बैकवर्ड की रेट और फॉरवर्ड की रेट सेम होगी, तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, तभी तो पता चलेगा आपको। तो लिखो ये सब चीजें लिखिए। सबसे पहले ऐसे लिखो, पॉसिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, हेडिंग डाल लो। रिएक्शन होने या नहीं होने के बारे में थर्मोडायनेमिक्स बताएगा। पढ़ के आए हो क्या आप? बुक किताब पढ़ के आए हो तो किताब में है ये सब चीजें। पॉसिबिलिटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन।
उसमें फर्स्ट टर्म है थर्मोडायनेमिक्स।